हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। माँ, माँ, नक्श कहाँ है? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ, नक्श कहाँ है बताओ ना। वो निकम्मा किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। क्या हुआ? कुछ किया क्या उसने? अंकल ने कॉलेज में खूब दंगे फसाद किए थे। यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था। कसम से एक दिन तुम्हें समझाते समझाते खुद पागल हो जाऊंगी। यार, ये बड़े लोगों की क्लास पार्टी में तुम्हारा पहली बार होगा, हमारा तो रोज का है। कम से कम इस गिफ्ट को तो ठीक से रैप कर लेते। अपने ससुराल में नौकरों से बदतर जिंदगी गुजारने वाला नक्श, जिसे ससुराल में गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। इस बॉक्स को भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना, और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए। गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। विहान बजा जाए। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। हैप्पी बर्थडे दादी। दादी, आज आपका जन्मदिन है और मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। दादी, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तोहफा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफा ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूं और आपको भी मैं दिल से दादी मानता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगे। यार, यार, यार। मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन इस लेवल के घटिया हो कि मेरी बीवी तक पर तुम्हारी नजर है। लो, यही बाकी था कि तुम्हारी जबान जवेरी खानदान के बीच चले। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। बचपन से ही कल्याणी ने हर बार मैम्बू अंकल को सपोर्ट किया था, और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूं, लेकिन आपसे बेटर हूं मैं। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी जाने वाली नहीं है। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता, कुत्ते कमीने।
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोगों को नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया होगा दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोगों की रस्म। जो घुस आया है तुम लोगों की जिंदगी, मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया हो। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। मैम्बो अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है, और तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए। हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा, तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। अगर मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन झवेरी नहीं है। जहां सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच में फैमिलियल लव तो हो सकता है ना। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गए। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया, इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से, अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे इस छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं, रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे रहोगा तुमसे। वहीं दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो।
मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने भी नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहाँ से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया कि अगर उसे वापस बुलाना चाहते हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा। इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको! जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो रही थी, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत कामों में। भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। उस समय मैम्बो अंकल ने इरफान भाई को ही कॉल किया था जब चित्रा और नक्श के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे थे। और देखिए, उनके एक कॉल से इरफान भाई इतने सारे लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए थे। वैसे इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी इस नक्श के लिए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? दो गंदे लोग हमेशा दोस्त ही होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है। इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं। इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया और आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सिर डरने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नक्श इरफान भाई को गुस्सा दिला रहा था और इरफान भाई का तांडव तो मैम्बो अंकल पहले ही देखे हुए हैं। इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है, अभी दिखाता हूँ इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद अपनी नजर इरफान भाई पर टिका दी और इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में जो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।